Hello students, today we are going to discuss molecular orbital theory. Now this theory is basically an advancement over previous theory which is valence bond theory. इससे पहले आप लोगों ने जो पढ़ा है valence bond theory, there are certain defects in that theory and that theory cannot explain certain observations. कुछ observations हैं जिनको कि आपकी valence bond theory explain नहीं कर सकती है. So why you have to study molecular orbital theory? Before that you must understand what are the drawbacks in valence bond theory. जब हम कोई नई थ्योरी शुरू करते हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? Why we are reading that theory? Already we have studied valence bond theory. जब valence bond theory हमने covalent bond के लिए पढ़ लिया तो why we are reading molecular orbital theory? It means there are certain objections to valence bond theory. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, आपकी उस थ्योरी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो थ्योरी आपकी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है. अब क्या चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पा रही उसके लिए जस्ट सी सम ड्रॉबैक्स. यू मस्ट नो द ड्रॉबैक्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में यू हैव सीन कि दैट टू एटम्स दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड इफ दे हैव their orbitals have unpaired electron of opposite spin. ये सपोज हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन, दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. दीज ऑर्बिटल दे कम क्लोज, दे ओवरलैप ईच अदर एंड ड्यू टू ओवरलैपिंग के बाद दीज टू इलेक्ट्रॉन्स दे फील द फोर्स अट्रैक्शन ऑफ बोथ न्यूक्लियस. दोनों ही इलेक्ट्रॉन पर ये कॉमन प्रॉपर्टी हो गया, बोथ न्यूक्लियस विल एक्सर्ट फोर्स अट्रैक्शन. दोनों ही इलेक्ट्रॉन पर दोनों ही न्यूक्लियस का फोर्स अट्रैक्शन लगेगा तो देन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म. अब दिस इज बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड. अब ये H2 बन गया. यू हैव एक्सप्लेन कि हाउ इट हैज़ बीन फॉर्म, किस किस तरह बनता है, टोटल हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में देख चुके हैं. तो प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? प्रॉब्लम ये है कि देयर आर सर्टेन मॉलिक्यूल्स विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए बोथ ऑर्बिटल दे हैव टू शेयर आइदर 1 इलेक्ट्रॉन ईच और 2 इलेक्ट्रॉन ईच और 3 इलेक्ट्रॉन ईच. सपोज से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन ईच, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ईच. Means for the formation of covalent bond, both atoms they must share at least one electron each. 1 electron means at least 2 electron must be there between the two atoms in a covalent bond. Covalent bond में at least 2 electrons का होना ज़रूरी है. अब ये चीज़ हो गया, means 2 electrons और means 4. 2 electrons each share what means 4 electron. 3 electron each means 6 electron. अब ये हो गया, but there are certain molecules just like you say H2 positive. एक मॉलिक्यूल है, एग्जिस्ट करता है. H2 पॉजिटिव. H2 में हाइड्रोजन का कन्फिग्रेशन इज 1s1, अनदर हाइड्रोजन इज 1s1. इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2. बट H2 पॉजिटिव मीन्स देयर विल बी ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. मीन्स देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स, one is having electron and other is not having electron. Means it is not having electron. कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है. So how this covalent bond will be formed? H and H they are joined and simply there is 1 electron. अब इस सिंगल इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा? दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है. एंड नॉट ओनली दिस वन, देयर आर सो मेनी अदर मॉलिक्यूल्स. सपोज एक मॉलिक्यूल आप पढ़ेंगे इसमें क्लास 11th में ही, B2H6. इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड. इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है. बोरॉन का जो कन्फिग्रेशन है is 2, 3. You can say 1s2, 2s2, 2p1. Valence shell mate has only 3 electron. If boron has to form 3 covalent bond, then this is possible. 3 electrons will be shared with 3 hydrogens. Another boron can share 3 electron with 3 hydrogens. So BS3 can be formed, but B2H6 cannot be formed. In between, कोई force attraction नहीं होगा. There will be no force attraction because there is no electron left. यहाँ कोई electron ही नहीं बचा है. If this type of bond has to be formed, then there should be at least one electron here. जैसे आप कहते हैं C2H6. If you say C2H6, carbon has 4 electrons in the valence shell. And each carbon atom forms 3 covalent with 3 hydrogen.
this way, and this fourth electron forms single bond. Because carbon has 4 electron, 3 are used in forming bond with 3 hydrogens, 3 with 3 hydrogen, and fourth electron is forming carbon-carbon single bond. अब एक carbon-carbon single bond बन पाता है because carbon is 4 electron. अब इस सिस्टम के अंदर C2H6 में देखें आप तो 1 2 3 4 5 6 7 covalent bonds and each bond is having 2 electron, means total electrons कितना है? It is 14. And here if you say B2H6, बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 3 and 3 hydrogen 6, 3 electron boron, 3 of hydrogen, means total कितना हो गया? 12. So only 12 electrons. और ऐसा स्ट्रक्चर C2H6 टाइप बनाने के लिए it should have 2 more electron. Means this is not having exactly equal number of electron as your C2H6. इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है रिक्वायरमेंट है फॉर फॉर्मिंग वन मोर बॉन्ड इज नॉट फुलफिल्ड. यहाँ पर ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है. दिस बोरॉन कैन फॉर्म बॉन्ड विथ 3 हाइड्रोजन्स, बट बोरॉन कैन नॉट बी अटैच्ड. हाइड्रोजन की वैलेंसी सिंगल है तो बोरॉन के साथ अटैच होगा. हाइड्रोजन बोरॉन, बिकॉज हाइड्रोजन इट्स वैलेंसी इज 1, so it can form only bond with boron. अब boron ही है which can form more bond. So boron can form 3 bond here, can form 3 bond here, but 4th bond कैसे बनेगा? Because it is not having electron. Actually you will study later on कि actually what happens कि boron forms 2 bond with 2 hydrogens. These are 2 complete bonds. This way. Now one boron has 1 electron, this boron has 1 electron. Out of 3 electron, 2 are used for forming bond with hydrogens. 1 is left. This boron has 3 electron. 1 is left. 2 are used for forming bond with hydrogens, and remaining 2 hydrogens, each having 1 electron. So actually what happens? यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड होता है, that is called banana bond, and that bond you will study in P block. आप इसको पढ़ेंगे P block के अंदर. Complete structure. Actually those 2 electrons they form half bond here and half bond here. Hydrogen works as bridge. Hydrogen here works as a bridge. Only 2 electrons. 2 electrons, one of boron, one of hydrogen. They form 2 bonds. 1 electron of boron and 1 of hydrogen. They form 2 bonds. Means इस bond के अंदर 2 bonds have 2 electron. Means one bond is having only 1 electron. 1 electron bond का concept आपका valence bond theory में नहीं है. This theory does not have the concept of 1 electron bond. Means ऐसा कोई bond बन ही नहीं सकता है. But actually it happens. Hydrogen works as bridge. Hydrogen इन दोनों को ही join करता है in between. This is called bridging hydrogen. These are called terminal hydrogens and this is called bridging hydrogen. ये structure आपका explain होगा only on the basis of molecular metal theory. इसको आप valence bond theory से explain नहीं कर सकते हैं. So there are certain drawbacks. ये ड्रॉबैक्स आपकी इससे पूरी नहीं होती है. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आप डिस्कशन नहीं कर सकते हैं. आप H2 पॉजिटिव नहीं बता सकते हैं. H2 पॉजिटिव नहीं बन सकता आपके अकॉर्डिंग, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग. H2 पॉजिटिव बनाना है, इफ़ यू हैव टू एक्सप्लेन इट्स फॉर्मेशन यू नीड मॉलिक्यूलर मेटल थ्योरी. B2H6 का एक्सप्लेनेशन फॉर्मेशन आपको एक्सप्लेन करना है, यू नीड मॉलिक्यूलर मेटल थ्योरी. एक और आपका इसमें ड्रॉबैक है बहुत बड़ा, एंड दैट इज डिस्कस इन योर बुक एट सो मैनी प्लेसेस. बार बार इसका डिस्कशन आता है आपका. You will study in class 11th, you will study in class 12th, but not in this reference. इसी रेफरेंस में नहीं, बट आप उसको बार बार पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक. O2 paramagnetic behavior of O2 cannot be explained बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं होता है. अब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या है वो आपको पहले समझना पड़ेगा, बिकॉज दिस पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, दीज टर्म्स विल बी यूज्ड अगेन एंड अगेन. ये फिनोमिनन मैग्नेटिक मूवमेंट का आपका बार बार डिस्कशन आएगा इन क्लास 11th एंड इन 12th ऑल्सो. अब पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक बिहेवियर के बेस पर यहाँ पर आप डिफरेंट तरह के सब्सटेंस पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूल सब्सटेंस में भी डायमैग्नेटिक, इट मे बी पैरामैग्नेटिक, इट मे बी फेरोमैग्नेटिक, इट मे बी फेरीमैग्नेटिक, बट मेनली यहाँ जो बात करते हैं हम डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक की. अब अकॉर्डिंग टू दिस O2 मॉलिक्यूल, वेबिटी के अकॉर्डिंग
आप इसका बिहेवियर नहीं बता सकते हैं। एज पर वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग O2 इज एक्सपेक्टेड टू बी डायमैग्नेटिक। इसके अकॉर्डिंग ये डायमैग्नेटिक होना चाहिए, बट एक्चुअली O2 is found to be paramagnetic. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अगर आप एक्सपेरिमेंटली देखेंगे तो इट इज फाउंड टू बी पैरामैग्नेटिक। एक्चुअली पैरामैग्नेटिक होता है, थ्योरी के अकॉर्डिंग डायमैग्नेटिक होना चाहिए। अब डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक है क्या? डायमैग्नेटिक क्या है कि वेन एवर यू प्लेस अ सब्सटेंस इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो इफ इट इज वीकली रिपेल्ड देन यू से इट इज डायमैग्नेटिक, if it is weakly attracted then it is called paramagnetic. So diamagnetic means the substance which is weakly repelled. So diamagnetic means a substance which is weakly repelled by the magnetic field. Magnetic field से weakly repel होता है। Any substance which is weakly repelled by the magnetic field will be called diamagnetic, and this phenomenon will be called diamagnetism. And paramagnetic means paramagnetic substance is weakly attracted by the magnetic field. इन दोनों फिनोमेना में जरा सा डिफरेंस है कि द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड और पैरामैग्नेटिक इज वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब होता क्या है कि व्हेन यू से कोई भी सब्सटेंस आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, दीज आर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड में आप रख रहे हैं, तो इसका बिहेवियर आता है कि आइदर इट इज वीकली अट्रैक्टेड और रिपेल्ड। कैसे होता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो इट हैज टू टाइप ऑफ मोशन। वन इज रिवॉल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस चारों तरफ रिवॉल्व करता है। सेकेंड थिंग, इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है। इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, एक्सिस पर इट मे रोटेट इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये रोटेशन के अकॉर्डिंग वी हैव टोल्ड इन एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने बताया था कि इफ यू से कि इलेक्ट्रॉन इसका रोटेशन इधर है तो इधर इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, थंब रूल। इफ रोटेशन इज दिस वे क्लॉकवाइज तो इधर होगा। सो इफ यू हैव टू इलेक्ट्रॉन्स, वन इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज है तो इधर मैग्नेटिक फील्ड है। इट रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज तो इधर मैग्नेटिक फील्ड है। सो टू इलेक्ट्रॉन इफ दे हैव प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, अपोजिट स्पिन है तो अपोजिट स्पिन से उनके मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल हो जाते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल हो जाते हैं तो इस तरह का सब्सटेंस आपका मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करता है। टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट इसका जीरो होगा बिकॉज प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस प्लस हाफ इज कैंसल्ड बाय माइनस हाफ। अब दिस टाइप ऑफ सिस्टम इफ़ यू प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड तो इसमें हिंड्रेंस करता है एंड मैग्नेटिक फील्ड रिपेल्स इट, मैग्नेटिक फील्ड इसको रिपेल कर देता है। बट इफ़ यू हैव एनी सब्सटेंस हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, बिकॉज इट इज़ मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस तो इसमें एक रिवोल्यूशन भी है। सेकेंड थिंग, इट्स रोटेटिंग, रोटेशन है ऑन इट्स एक्सिस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इफ इट इज़ रोटेटिंग क्लॉकवाइज देन दिस वे मैग्नेटिक फील्ड, एंटी क्लॉकवाइज दिस वे तो मैग्नेटिक फील्ड उसका होगा। सो दीज सब्सटेंस दे हैव मैग्नेटिक मूवमेंट एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स, दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस, दे वेन एवर यू प्लेस दैम इन मैग्नेटिक फील्ड, जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे वो सेम डायरेक्शन में चलेगा, इट विल बी ओरिएंटेड, ये उसी डायरेक्शन में चलेगा, चलने की वजह से वीकली अट्रैक्ट होगा। ये आपके रोटेट नहीं करने देंगे, देयर मैग्नेटिक मूवमेंट इज कैंसल्ड एंड दे विल नॉट ओरिएंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंट नहीं करेंगे। अगर एयर इलेक्ट्रॉन पेयर में है
If electrons are in pair, they will not orient in the direction of magnetic field. If electron is unpaired, तो ये हो जाएगा. जब ये ओरिएंट नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग, मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इसको रिपेल कर देगा, अपने पीस से हटा देगा इसको. तो दैट विल बी डायमैग्नेटिक. दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस विल बी डायमैग्नेटिक. डायमैग्नेटिक मीन्स विच विल बी वीकली रिपेल्ड. इस तरह का सब्सटेंस वेन एवर यू विल प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, इट विल बी रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर देगा. नाउ दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस विच हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चलेगा, तो इट विल बी अट्रैक्टेड. अट्रैक्ट होगा तो ये पैरामैग्नेटिक होगा. और यही इलेक्ट्रॉन अगर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अनपेयर्ड, जैसे लाइक केस ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये ज़्यादा हो जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा. ज़्यादा बढ़ जाएगा तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे. जब स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे तो उनको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक. जैसे आयरन, जिसकी परमानेंट मैग्नेट बना लेते हैं आप. यू कैन मेक परमानेंट मैग्नेट ऑफ सब्सटेंस विच हैज़ हायर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, वो अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा. वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक. अब इस पर डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी हो सकते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स भी हो सकते हैं, एनी कंपाउंड. उसमें नॉर्मली जब बोर्ड में पूछा जाता है कि दिस सब्सटेंस इज डायमैग्नेटिक, दिस सब्सटेंस इज पैरामैग्नेटिक, तो आइदर यू हैव टू फर्स्ट यू हैव टू सी हाउ मेनी अनपेयर्ड एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इट इज हैविंग. आप उसका कन्फिग्रेशन लिखते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, एंड देन यू फाइंड आउट कि वेदर इट हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अगर आपको उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो देन यू से इट इज़ पैरामैग्नेटिक. पेयर में मिलते हैं तो देन यू से इट इज़ डायमैग्नेटिक. अब ये तो आपका पूरा कंसेप्ट है, यू हैव टू एक्सप्लेन इन डिटेल. बट इन केस इफ़ यू डोंट नो द आंसर, अगर आपको आंसर आता ही नहीं हो, तो देन इट्स अ ट्रिक. आप मार्क्स ले सकते हैं. मार्क्स लेने का तरीका क्या है कि कहीं भी आपसे पूछा गया हो कि वाई दिस सब्सटेंस इज डायमैग्नेटिक, कोई भी नाम लिखें, एनी कंपाउंड, एनी मॉलिक्यूल, एनी एलिमेंट, कुछ भी लिखें आपसे, और आपसे पूछा जाए कि दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस इज डायमैग्नेटिक, आपको कुछ नहीं करना, आप सीधा लिखें इट हैज़ ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास सारे इलेक्ट्रॉन पेयर में हैं, दैट्स वाई इट इज़ डायमैग्नेटिक, एंड इट विल बी वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. आपके मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, यू विल गेट द होल फुल मार्क्स. और कहीं पूछा जाए आपसे, इफ़ द क्वेश्चन इज देयर कि वाई दिस सब्सटेंस इज पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक आप ध्यान रखिए, पैरामैग्नेटिक मीन्स इट इज़ वीकली अट्रैक्टेड. वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. वीकली अट्रैक्ट होता है, उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि इट हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो आप एग्जैक्ट नंबर ना भी बता पाएँ कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो सिंपली राइट कि बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट इज़ पैरामैग्नेटिक एंड इट इज़ वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. आपको मार्क्स मिल जाते हैं. तो ये चीज़ ध्यान रखें आप. अब बात कर रहे थे हम ऑक्सीजन की कि दिस ऑक्सीजन एज पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इट शुड बी डायमैग्नेटिक. डायमैग्नेटिक क्यों होना चाहिए? ऑक्सीजन के पास इन वैलेंस शेल इट हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन. Now 2 oxygen atoms they form covalent bond. They share 2 electron. This is a lone pair. This is lone pair. Lone pair. Lone pair. Now these electrons are paired up. These are paired up. These are paired up. अब इलेक्ट्रॉन इसके सारे पेयर में है. It is not having any unpaired electron. When all electrons are paired up, तो it should be diamagnetic. Molecule should be diamagnetic. Diamagnetic होगा अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड में है. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है. इट मीन्स ऑक्सीजन कैन नॉट बी पैरामैग्नेटिक, बट एक्चुअली इट इज़ पैरामैग्नेटिक. एक्चुअली पैरामैग्नेटिक है, क्यों है उसको एक्सप्लेन आपकी कर पाएगी केवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. यू कैन नॉट एक्सप्लेन ऑन द बेस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग तो बॉन्ड ऐसे ही बनता है. आप 1s2 2s2 2p6 से बनाकर देखें, तब भी इलेक्ट्रॉन सारे पेयर में ही आएंगे. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. अनपेयर्ड नहीं है, इट मीन्स इट कैन नॉट बी पैरामैग्नेटिक. इट शुड बी डायमैग्नेटिक. डायमैग्नेटिक ही होना चाहिए ऑक्सीजन, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो इट इज़ फाउंड टू बी पैरामैग्नेटिक. और ये आपका क्वेश्चन अभी इसमें एक्सप्लेन करेंगे. व्हेन यू विल स्टडी दिस मॉलिक्यूलर थ्योरी वी विल एक्सप्लेन कि हाउ इट इज़ पैरामैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक कैसे होता है, कैसे इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं, दैट थिंग वी कैन सी ओनली ऑन द बेस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी. अब मॉलिक्यूलर थ्योरी में इसको पढ़ने से पहले यू शुड नो इस मेन पोस्टुलेट्स, मेन इसके पॉइंट्स आप देखें, देन वी विल स्टार्ट एक्सप्लेनेशन. फर्स्ट चीज़ क्या कहता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इट सेज एज कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स are associated with molecules
in the same manner as atomic orbitals are associated with atoms. जैसे हमने कहा कि एटम्स के साथ एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, हाइड्रोजन है तो इसे इट इज हैविंग वन ऑर्बिटल, बट व्हेन अनदर हाइड्रोजन combines with it, these two atomic orbitals they will join to form molecular orbital. ये मिलकर के मॉलिक्यूल के अंदर एक नया ऑर्बिटल बनेगा and that will be called molecular orbital. तो कहता है कि molecular orbitals are associated with the molecule as atomic orbitals with atoms. यानी कि जैसे आपके हाइड्रोजन एटम्स हैं, आप कहें कि हाइड्रोजन एटम्स ने this is 1s1, this is 1s1, when they combine, तो दोनों ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलकर के नया ऑर्बिटल बनाएंगे. देखिए, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट हाइड्रोजन एंड वन इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस एंड वन इलेक्ट्रॉन. जब ये ज्वाइन करेगा मॉलिक्यूल बनाएगा H2, तो H2 बनाने में आप इसको बताते थे कि ऐसे ओवरलैपिंग होती है, बट नाउ मॉलिक्यूलर थेसिस कि दीज टू विल बी मर्ज्ड, और कंप्लीट मर्ज होने के बाद दे विल फॉर्म अ कंप्लीट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल in H2. अब ध्यान देखिए कि 2 इलेक्ट्रॉन्स वर देयर, 1 and 1 plus half minus half, they will be paired up and they will feel force attraction of both nucleus. ये पूरा ऑर्बिटल दोनों ही न्यूक्लियस के ऊपर आ जाएगा, मीन्स मर्ज हो जाएगा, कंप्लीट बन जाएगा. दिस कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. दिस इज द मेन थिंग. ये मेन डिफरेंस है. एटॉमिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, नई चीज़ है. सेकेंड सेज when atomic orbitals overlap each other. अब overlap means जैसे ये they were forming covalent bonds by the overlapping. They are forming covalent bond by overlapping. So it says they form molecular orbitals and the electrons of atoms, जो atoms के electrons थे, occupy the molecular orbital. अब वो आ जाएंगे किसमें, molecular orbital में, and the electrons feel force of attraction ऑफ बोथ न्यूक्लियसेस. दोनों ही न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन पर होगा, दोनों ही न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करेंगे, दोनों का ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. थर्ड थिंग इसमें कहते हैं कि व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप, और यू कैन से कंबाइन करके क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा. टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल दे फॉर्म 2 type of molecular orbitals. I've written MOs. MOs means molecular orbitals. They form 2 type molecular orbitals. One with lower energy एंड वन विद हाई एनर्जी. जो लोअर एनर्जी वाला है इसी को हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड वन विद हाई एनर्जी. वन विद लोअर एनर्जी, वन विद हाई एनर्जी. हाई एनर्जी वाले को हम कह रहे हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. मीन्स 2 एटम्स हैं, व्हेन दे कम क्लोज एंड दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड. तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में देयर विल बी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी.
उनकी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, दे विल एक्वायर लोअर एंड हायर एनर्जी। एक मॉलिक्यूल, एक ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाएगी, एक ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन से दे विल हैव वन ऑर्बिटल विद लोअर एनर्जी एंड वन ऑर्बिटल विद हायर एनर्जी। एक की एनर्जी कम हो जाएगी, एक की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। सपोज आपने कहा कि दीज टू ऑर्बिटल्स दे कम क्लोज, सो व्हाट विल हैपन, एक की एनर्जी कम हो जाएगी, एक की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, दे विल फॉर्म टू टाइप ऑर्बिटल। कि सपोज इसकी एनर्जी 50 किलो जूल, इसकी 50 किलो जूल, तो वन विल हैव 25, वन विल हैव 75। एक नीचे आ जाएगा जिसकी एनर्जी कम हो जाएगी, एक ऊपर चला जाएगा जिसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी है। बेसिकली ऑर्बिटल मीन्स ये कोई पाथ नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, बेसिकली एनर्जी लेवल्स हैं। वन हुज एनर्जी डिक्रीजेज इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। द सेम थिंग वी विल एक्सप्लेन अब इसको भी हम डिटेल एक्सप्लेन करेंगे कैसे होता है। सो द ऑर्बिटल, देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। These orbitals are formed due to redistribution of energy. One orbital acquires low energy, one acquires higher energy. एक की एनर्जी कम हो जाती है, एक की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। The orbital with lower energy is called bonding and the higher energy is called anti-bonding. जैसे कि when the atomic orbitals join to form मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, वन ऑर्बिटल एक्वायर्स लो एनर्जी, एक की एनर्जी कम हो जाएगी, वन एक्वायर्स लो एनर्जी। इसी को हमने कहा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO, एंड अनदर एक्वायर्स हायर एनर्जी। एंड वी कॉल इट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वन इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अनदर इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी कम हो जाएगी, एक ज़्यादा हो जाएगी। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि वेन एवर एनर्जी डिक्रीजेज देन स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। अब ये कैसे बन रहा है, कैसे बन रहा है, सारी चीज़ें आएंगी। एक पॉइंट और इसका देख लीजिए, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फिल्ड with electrons in the same manner as atomic orbitals। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं, वैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के लिए वी हैव स्टडीड ऑफ प्रिंसिपल, हुंड्स रूल and Pauli's exclusion principle, means all these principles are applicable to molecular orbital. You can say Aufbau principle, Hund's rule and Pauli's exclusion principle. are applicable to molecular orbitals. Molecular orbitals को applicable है as they are applicable to atomic orbitals. अब बेसिक डिफरेंस थोड़ा सा वी शुड अंडरस्टैंड, डिफरेंस क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में और मॉलिक्यूलर थ्योरी में। तो जस्ट आई एम टेकिंग इन कंपैरिजन, दोनों चीज़ों को कंपैरेटिव एक्सप्लेन कर रहे हैं सो दैट यू विल गेट अ बेटर आइडिया ऑफ बोथ थ्योरीज। आपको दोनों थ्योरीज का ही आइडिया हो जाएगा, बट दिस वे एक्सप्लेनेशन आपकी बुक्स में नहीं दिया जाता है एंड इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब आपकी जो थ्योरी है
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि दीज टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सपोज आपके ये थे, दे जॉइन एंड दे फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, ऐसे ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल. दिस इज योर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपका कह रहा है कि सपोज दीज आर टू हाइड्रोजन एटम्स, ईच हैव वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दे फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड दिस वे. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहेगा आपका कि व्हेन दीज टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स दे कम क्लोज, दे विल फॉर्म अ कंप्लीट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ये दोनों मिलकर के कंप्लीट एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे. इनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी एंड यू कैन नॉट सी एनी एटॉमिक ऑर्बिटल. मीन्स मॉलिक्यूल के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है. तो दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग. अब ये इसमें भी आपका कहता है कि देयर आर दीज टू, दे फॉर्म टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. वन इज बॉन्डिंग, अनदर इज एंटी बॉन्डिंग. Means suppose this hydrogen 1s1, this is another hydrogen 1s1, this is one hydrogen, this is another hydrogen, both have one unpaired electron, this hydrogen unpaired electron, this hydrogen unpaired. When these two atomic orbitals they come closer, they form two type of molecular orbitals. दो तरह के molecular orbitals बनते हैं. One is lower energy, one is high energy. इन दोनों की एनर्जी एक की कम हो जाएगी, एक की ज़्यादा हो जाएगी. So what happens कि when they come close and they overlap, so one orbital acquires lower energy and one orbital acquires higher energy. एक की एनर्जी कम हो जाएगी, एक की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी. The molecular orbital with lower energy is called bonding molecular orbital and higher one is called anti-bonding molecular orbital. अभी हमने जो बनाकर दिखाया था एक ही दिखाया आपको, that is bonding. Anti-bonding has not been shown. Anti-bonding has higher energy, bonding has lower energy. बॉन्डिंग वाले को जब लिखेंगे नॉर्मल लिखा जाएगा, इसके साथ एंटी बॉन्डिंग लिखते वक्त हम स्टार लगाएंगे. जैसे आपका हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दे ओवरलैप, तो इनकी जो ओवरलैपिंग होती है दैट इज एंड टू एंड एंड दे फॉर्म सिग्मा बॉन्ड. तो 1s1 दे फॉर्म सिग्मा 1s2, टू इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे बोथ विल कम हियर एंड दिस बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, इसलिए हम इसको सिग्मा 1s2 लिख देते हैं. तो ये वाला नीचे वाला दिस इज सिग्मा 1s2, टू इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर. ना 1 and 1 बोथ इलेक्ट्रॉन विल कम हियर, दोनों ही लोअर एनर्जी होंगे, हायर वाला एम्प्टी होगा, हायर वाला एम्प्टी होगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स विल एक्वायर लोअर एनर्जी स्टेट. अगर आप भी हैं तो आप ग्राउंड फ्लोर पे पहले रहेंगे, अपर फ्लोर पे बाद में जाएंगे, सो दैट द एनर्जी रिमेन्स लो. नाउ एनर्जी जस्ट टू कीप द एनर्जी लो दे विल कम टू ग्राउंड स्टेट. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आएंगे जिसको हम कह रहे हैं सिग्मा 1s2 एंड हायर वन इज सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s0. एंटी बॉन्डिंग के लिए स्टार हम लगा देते हैं एंड 1s0 मीन्स इट इज़ नॉट हैविंग एनी इलेक्ट्रॉन. दोनों ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है. दिस वन इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. एंटी बॉन्डिंग हैज़ नॉट बीन शोन. एंटी बॉन्डिंग कैसे बनते हैं उसको भी हम विद शेप एक्सप्लेन करेंगे, बट फर्स्ट आपका बेसिक्स को समझें. अब इसी चीज़ को अगर आप कंपेयर करें इन योर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में यह स्टडी दिस ग्राफ, हियर यू प्लॉटेड potential energy and here you said internuclear distance. Now if two hydrogen atoms, now internuclear distance इधर increase कर रहा है means infinite distance पर है. This graph also you studied in valence bond theory. Now these two orbitals they have unpaired electron of opposite spin. जब unpaired electron होते हैं opposite spin के and they come closer, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में अट्रैक्शन से देयर एनर्जी डिक्रीजेज एंड दे कम क्लोज एंड एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीजेज एंड देयर इज अ सर्टेन डिस्टेंस. एक सर्टेन मिनिमम डिस्टेंस पर आने के बाद हियर दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस यू कैन से कि द कोवेलेंट बॉन्ड हैज़ बीन फॉर्म. और यही जो पर्टिकुलर एनर्जी डिस्टेंस है आपका, इसी डिस्टेंस को हम कह देते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. मीन्स टू हाइड्रोजन एटम्स दे हैव फॉर्म्ड कोवेलेंट बॉन्ड, सो द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियसेस दिस इज कॉल्ड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. इसी को हम क्या देते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. ना कोवेलेंट बॉन्ड हैज़ बीन फॉर्म्ड. फर्दर इसके बाद आप इसको क्लोज नहीं ला सकते हैं. इफ़ यू ट्राई टू ब्रिंग देम क्लोजर, न्यूक्लियस दे रिपेल. न्यूक्लियस रिपल्शन बहुत स्ट्रांग होता है एंड ड्यू टू दैट रिपल्शन द एनर्जी
इंक्रीज एंड बॉन्ड विल बी ब्रोकन, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये नहीं बनेगा. सेकेंड केस, इफ टू एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स, दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन है, इफ दे कम क्लोज ड्यू टू रिपल्शन, दोनों रिपेल करेंगे, दे विल नॉट कम क्लोज, आप उनको फोर्सफुली पास लाएंगे. इफ यू ट्राई टू ब्रिंग देम क्लोजर देन देयर एनर्जी इंक्रीज एंड कोवलेंट बॉन्ड विल नॉट बी फॉर्म. कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, दिस इज एंटी बॉन्डिंग स्टेट, दिस वन, एंड दिस इज बॉन्डिंग स्टेट. दैट इज द बेसिक डिफरेंस इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. सो फर्स्ट इस चीज़ को थोड़ा क्लियर करें कि हाउ देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑन बोथ साइड यू हैव एटॉमिक ऑर्बिटल, इन बिटवीन यू हैव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. मीन्स इस एटम के मिलने से ये मॉलिक्यूल बना है. दिस मॉलिक्यूल हैज़ बीन फॉर्म ड्यू टू combination of these atomic orbitals. When these atomic orbitals they form molecule, then their energy is redistributed. There is energy is redistributed means एक की एनर्जी कम हो जाती है, one acquires high energy. The molecule lower energy is called bonding, higher energy is called anti-bonding. Just like valence bond theory में था. This is valence bond theory. This is your valence bond theory, and this is your molecular orbital theory. That is the basic difference. इसमें if energy decreases, a covalent bond is formed, this bonding state. If they repel each other, energy increases, covalent bond is not formed. Bond जब भी बनता है, molecule जब भी बनता है, then covalent bond or ionic bond or any bond, they are formed to gain stability. Bond बनता ही है किस लिए? Stability gain करने के लिए. Stability कब आएगी? जब energy कम होगी. That is the very first concept which we have studied in दिस चैप्टर. इस चैप्टर हमने सबसे पहला कंसेप्ट यही बताया था आपको कि कोवलेंट बॉन्ड बनना या कोई भी बॉन्ड बनना, वेन एवर अ बॉन्ड इज फॉर्म देन मॉलिक्यूल्स कंबाइन. वाई? बिकॉज दे वांट टू अटेन अ स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी. जब उनकी एनर्जी सबसे कम होती है और स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है. स्टेबिलिटी मीन्स मैक्सिमम कंफर्टेबल पोजिशन. मोस्ट कंफर्टेबल पोजिशन इज कॉल्ड स्टेबल पोजिशन. तो यहाँ पर ये कंफर्टेबल हो जाते हैं जब इनकी एनर्जी कम हो जाती है. Just like this example we explained in very first part of this bonding. मॉर्निंग आप उठते हैं, एनर्जी ज़्यादा होती है, यू कीप ऑन रनिंग हियर एंड देयर, आप भागते हैं दौड़ते हैं, उस वक्त एनर्जी ज़्यादा है. थोड़ी टाइम बाद आप बैठना शुरू करते हैं, एनर्जी कम हो जाती है, आप स्टेबल हो जाते हैं, एंड इन द एंड ऑफ डे नाइट में आप एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, आप लाई ऑन द बेड. आप मॉर्निंग में जब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दैट टाइम energy is very high. When you are sitting on chair, energy is somewhat low, and when you are lying on the bed, that energy is minimum. सबसे कम एनर्जी यहाँ होती है, लेकिन सबसे कंफर्टेबल पोजीशन यही होता है. कंफर्टेबल पोजीशन मीन्स वेयर एनर्जी इज लीस्ट. तो यहाँ एनर्जी कम है, ये स्टेबल पोजीशन होगी, कंफर्टेबल पोजीशन होगी. मॉलिक्यूल इसी पोजीशन में आने की कोशिश करेगा व्हेन एनर्जी डिक्रीजेज. दैट इज़ द बेसिक कंसेप्ट विच यू मस्ट अंडरस्टैंड. अब ये इसके बेस पर अभी फर्स्ट आप इसको रिवाइज करें. देन इन नेक्स्ट यूनिट वी विल एक्सप्लेन हाउ दीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. कैसे कैसे बनेंगे, कैसे बॉन्डिंग, कैसे एंटी बॉन्डिंग बन जाता है. वी विल एक्सप्लेन ऑन द बेस ऑफ वेव नेचर, वी विल एक्सप्लेन द बेस ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट. ये सारी चीज़ें धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे बिकॉज इट इज़ अ क्वाइट डिफिकल्ट कंसेप्ट. बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट है, इसलिए इसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता है. इस डिटेल में आपको कहीं नहीं बताया जाता. बुक्स में भी डिटेल एक्सप्लेनेशन इस तरह से नहीं होता है. सिंपल दे स्टार्ट विद एनर्जी लेवल डायग्राम और मॉलिक्यूल बनाकर आपको दिखा दिया जाता है एंड यू हैव टू क्रैम. हम उसको भी कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको बता करके मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर बनाना आपको सिखा सकते हैं, डायरेक्टली आप बना भी पाएंगे. बट यू मस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट. बेसिक समझें तो देन इट बिकम्स ईजी, इट बिकम्स इंटरेस्टिंग. अगर आपको समझ में आ गया हो देन लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द वीडियो. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.